जो रामदास सोरेन की पत्नी है यानी कि आपकी माँ सूरजमणि सोरेन, इन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और चूंकि पार्टी का ये मानना है कि अगर सूरजमणि सोरेन चुनावी मैदान में होंगी तो उन्हें टक्कर देने वाला कोई भी सामने नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको आप कैसे देखेंगे? इलेक्शन कोई भी लड़े, मम्मी लड़े या हम लड़े, बात बराबर है। वो सिचुएशन को देख के किया जा सकता है। जी। सिचुएशन आए तो मदर को भी दिया जा सकता है। 15 अक्टूबर को रांची के हरमू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि इसमें उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। टिकट तो रामदास सोरेन के परिवार में ही जाना है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के कितना स्पष्ट है कि 15 तारीख को जो नाम की घोषणा होगी उसमें सोमेश सोरेन का ही नाम? आप देख ही रहे हैं कि फील्ड में अभी है तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जी। और बताया भी जा रहा है कि हमारे विधानसभा के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने तो घोषित कर ही दिया है कि हम अगर चाहते हैं तो टिकट क्या उम्मीदवार तो लोग पहले ही बना ही दिए। ये कहा जा रहा था कि आप भी ये आस में लगाए हुए थे कि आपको भी मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी और जिसके बाद जो है प्रत्याशी के तौर पर आप घाटशिला के उपचुनाव में उतरेंगे। इससे कितनी मायूसी है आपके अंदर? इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। ये है पार्टी, हमारा आला कमान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता है कब क्या और कैसे काम को किया जाता है और कैसे किया जाए। इसमें बोलने की बात नहीं है। घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड के कुल 28 एसटी आरक्षित सीटों में से एक घाटशिला विधानसभा सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है और घाटशिला विधानसभा सीट से स्वर्गीय रामदास सोरेन 3 बार के विधायक थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सबसे प्रबल दावेदार रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को कहा जा रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सोमेश चंद्र सोरेन मौजूद है। सबसे पहले हम सोमेश चंद्र सोरेन से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब तक की जो आपकी शिक्षा है और अब तक का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बचपन से मुझे हॉस्टल से मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ, जो कि सैनिक स्कूल में मेरा पढ़ाई शुरू हुआ है और उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग जितना है सब भुवनेश्वर में हुआ है। और बाबा का ये सपना था कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपना सहयोग करे परिवार के साथ, बस। आपके जो पिता थे रामदास सोरेन, इनका आपके जीवन में कितना प्रभाव रहा है? प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा रहा है। वो चाहते थे कि हमेशा अपने साथ रखें, अपने साथ परिवार के साथ रहें। जैसे कि हम लोग पढ़ाई लिखा सब बाहर से किए थे जी। इसीलिए सबको एक साथ बुलाए घर में और उनको कहना है कि सब साथ में रहें, जो भी काम बिजनेस जो भी करना है साथ मिलकर करें, ये उनकी इच्छा था। जो कि आज हम सब परिवार एक हैं, अभी सब मिलकर भी रहते हैं। आपके जो पिता थे रामदास सोरेन, ये व्यक्तिगत तौर पर इन्हें लोग जो है काफ़ी इनका जो अपनापन था उससे काफ़ी इनसे लगाव रखते थे। ऐसे में उनके जो मूल्य थे, उनके जो आदर्श थे, उसको आपने अपने जीवन में कितना उतारा अब तक? वो वे फादर कम और गुरु और शिक्षा थोड़ा ज़्यादा था। कुछ भी उनको नज़र में कुछ भी खराब लगा और तुरंत टोक देते थे, ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये हमेशा समझाते रहते थे। कुछ भी हो, कुछ भी गलत मिला या कुछ सुना दिया या कुछ भी, बच्चे तो हमेशा माँ बाप का छत्र छाया में ही रहते हैं। कुछ भी करेंगे तो उसको
गलत ऐसे ही उसको लगता है, समझ में आ जाता है, इसीलिए कुछ भी होता है वो हमेशा टोकते रहते थे। और टोकते क्या है, बताते रहते थे क्या चीज़ है, कैसे रहना है, किस तरह रहना है। इसीलिए हमें उनको हम सब पापा ज़्यादा कम और गुरु और शिक्षक थोड़ा ज़्यादा मानते थे उनको। रामदास दास जो थे ये अनुशासन को अपने जीवन में खासा महत्व देते थे और कहा जाता है कि अनुशासन को आत्मसात करने के लिए ही उन्होंने जो बचपन में आपको सैनिक स्कूल भुवनेश्वर भेज दिया था ताकि आप जो है वो अनुशासन को अच्छे तरीके से अपने जीवन में जो है वो उतार सकें। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? उनका बहुत इच्छा था कि उनको सैनिक स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़ाई करे। उसको डिफेंस से बहुत लगाव था, इसीलिए मुझे भी बताया कि अगर तुम इस लाइन में जाओगे तो अपना लाइफ का जो अचीवमेंट है वो तुम अचीव कर सकते हो। इसीलिए उसका अनुशासन से बहुत ज़्यादा लगाव था। उनको ऐसे भी देखिएगा, कहीं भी अब तक कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, इवन आप मंत्री बनने के बाद भी वो समय से पहले ही पहुंच जाते थे। अनुशासन और समय का बहुत पाबंदी कर, उसका महत्व क्या है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा तरह मालूम था। इसीलिए वो चाहते थे कि मेरा आने वाला जो बाल बच्चा है या मेरे बच्चे लोग हैं या मेरे साथ जो रहते हैं उनको भी यही चीज़ आना चाहिए और अनुशासन में और समय का पालन हमेशा में रहना चाहिए था। एक सवाल है मेरा कि भुवनेश्वर से जब आपने पढ़ाई पूरी की इसके बाद आप नालको कंपनी में जो है वहाँ पर जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पिता आपके मंत्री बने तो उनके साथ आप राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होते थे उनके उसमें आप देखे जाते थे। आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। क्या कुछ कारण रहा? क्या पिता की इच्छा थी कि सोमेश राजनीति में आए? नहीं, उनको जब वो खुद जब एमएलए बने, जी। विधायक जी बने, तो उसको लगा कि हमारे घर में कुछ कमी है और वो चाहते थे कि कम से कम उस टाइम हम जितना भाई बहन सब बाहर रहते थे, सब जी। सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। कोई मेरे दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे और एक सिस्टर भी पढ़ाई कर रहे थे, तो घर में कोई रहने वाला कोई है था नहीं। तो देख रहे कि हम बाहर जॉब कर रहे थे, ऐसे प्राइवेट ऐसे कर रहे थे, पार्ट टाइम में जो होता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में, उसी टाइप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, उससे तो अच्छा तुम घर में आके कुछ करो, कुछ भी काम करना है तो घर में बैठो, घर में रह के करो कुछ करना है। तो इसीलिए तो लगा कि ठीक है, इसीलिए हमको घर बुला लिया। और एक सहारा भी था, उनको सहारा भी चाहिए था, क्योंकि एक पिता को एक पुत्र का सहारा हमेशा लगता था कि रहना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जो पिता होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसका पुत्र और खासकर जो बड़ा बेटा है वो उनका सहारा बने, और ऐसे में जब आप यहाँ आ गए, जब उनके साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में आप जाने लगे और उनके साथ-साथ जब चल रहे थे, उस दौरान आप कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, उस टाइम जब भी वो कार्यक्रम जाते थे, हम भी जाते थे कार्यक्रम में, जी। लेकिन कभी हम स्टेज कभी नहीं साजे। और मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त मुझे स्टेज में जाना चाहिए था, क्योंकि जब जब बाबा है स्टेज में और उनको एक पद मिला है, उस पद का सम्मान करते हुए हम कभी स्टेज में ज़्यादा बैठे भी नहीं थे और मुझे नहीं लगता था कि उचित था उस टाइम में। इसीलिए हम हमेशा अपने कार्यकर्ता लोगों के साथ हमेशा कार्यकर्ता लोगों से मिलता जुलते थे, बातचीत करते थे, बस यही चलता था हम लोग का लाइफ। सोमेश दा, 2 अगस्त का वक्त था और सुबह का वक्त था जिस दौरान रामदास दा को ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके यहाँ से दिल्ली लेकर के जाया गया। इस दौरान जो एयर एम्बुलेंस में आप अपने पिता के साथ दिल्ली तक गए और 14 दिन तक पिता की देखरेख जो है दिल्ली में अपोलो अस्पताल में रह कर के आपने की, और जब उनका निधन हुआ, जीवन में अचानक आए इस पड़ाव को आप कैसे देखते हैं? कितना आघात पहुँचा? ये तो दिल दहलाने वाली बात थी। 2 तारीख को जस्ट हम उनका डेली का रूटीन था सेम एज यूजुअल, सुबह उठना, फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक जाना, बस वही रूटीन था। उस दिन अचानक बाथरूम से निकले
तो उनका सर चकराने लगा, तो सर पकड़ के नीचे बैठ गए थे, गिरे नहीं थे। जी। बैठने के बाद उनको लगा कि ठीक नहीं लग रहा, तो मदर को बुलाया। मदर ने बुलाने के बाद फिर हम लोग को बुलाया। फिर उसको लगा कि वो बताया कि नहीं सर मालिश कर दो ठीक हो जाएगा। तो उसके दौरान फिर मुझे लगा कि नहीं, बाथरूम वाला स्टोरी हम सुने थे, इसीलिए उनको फिर हॉस्पिटल ले गए, बगल हॉस्पिटल में टाटा मोटर्स। वहाँ ले जाने के बाद पता चला कि स्ट्रोक शायद हो सकता है, क्योंकि उनको एक वोमिटिंग हो चुकी, वहीं हॉस्पिटल के बाहर हो चुका था। उसके बाद उनको डॉक्टर से जब चेकअप करा तो नहीं बोला, बताया गया कि नहीं स्ट्रोक हुआ है। फिर उन्होंने उसको तुरंत, मैंने इससे पहले जहाँ अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज पहले से ट्रीटमेंट चलता था, तो वहाँ कांटेक्ट करके कंसल्ट करके उनको बताया गया ऐसे बात हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक काम कीजिए सर, तुम उसको एयरलिफ्ट के जरिए यहाँ से हॉस्पिटल लेके आ जाइए अपोलो। बस हम लोग बिल्कुल, इसके बाद जब 15 अगस्त को रामदास दा का निधन हुआ और 16 अगस्त को जब उनका पार्थिव शरीर लेकर के आप यहाँ पहुँचे, तो सभी टूट चुके थे, लेकिन सबको आपने बड़े बेटे के नाते सबको संभाला, पूरे परिवार को संभालने का काम किया और 14 दिन तक जो श्राद्ध क्रम का पूरा कार्यक्रम था, इस दौरान पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से आपने पूरे पारंपरिक तरीके से उसे निभाया। लेकिन जैसे ही रामदास दा का श्राद्ध क्रम और संस्कार भोज का कार्यक्रम खत्म हुआ, इसके तुरंत बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए आप वहां पहुंचे। जब आप वहां पहुंचे तो क्या कुछ देखा आपने? मैं तो इसको उस वक्त रेडी भी नहीं था, और उस जी। टाइम मैं सोचा भी नहीं था कि क्या हो गया, क्या हुआ। तो वहाँ के जितने भी सीनियर हमारे नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने आगे समझाया, बताया कि अभी इतना दुखी रह के घर में बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको तो निकलना होगा और अभी घाटशिला को आपकी ज़रूरत है। तो इसी तरह का समझाने लगे। तो फिर मैंने भी सोचा, घर में भी बताया कि देखो अब नहीं निकलेगा तो फिर घाटशिला का जितना जनता है सब अकेला महसूस करें, एक अनाथ टाइप लग रहा सबको। आपको तो फिर वहाँ जाकर हौसला सबको बढ़ाना होगा। इसी उद्देश्य से तभी हम लोग वो घर से निकले, जो कि हर जनता के पास जाके, हर क्षेत्र में जाके उसे एहसास कराना पड़ा, महसूस कराना पड़ा कि अभी जो भी है बाबा तो है नहीं, अभी जो है आप लोग का सहारा है और खुला प्यार से हम सब मिलकर उसका जितना भी अधूरा काम है और उसका जो सपना है, हम सब मिलकर उसका कार्य को करेंगे। यही हमारे जनता को बोलना पड़ा और समझाना पड़ा। आपके इसी के पिता दौरान की जो आपके पिता रामदास सोरेन के जो उत्तराधिकार को सौंपने की बात चल रही है, इस जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? जिम्मेदारी तो बनता है, हक है मेरा बाबा का, और वो चाहते भी है कि मेरा जितना भी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है उसका जितना भी जिम्मेवारी है उसे उठाने का और उसका पूरा करने का करेंगे। घाटशिला के उपचुनाव में आपको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। ऐसे में अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो अपने पिता के किस विजन को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? मेरा बाबा का विज़न जो है, एक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस था उनका शुरू से, और वो चाहते थे कि हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को एक एजुकेशन हब बनाना। जी बिल्कुल, इस दिशा में काफी काम भी किया था उन्होंने। और उन्होंने जितना भी आप जान ही रहे होंगे, पिछले सरकार ने जितना भी मॉडल स्कूल के नाम पे जितना भी स्कूल बिल्डिंग बनाया, आप देख ही रहे होंगे।
सब अधूरा पड़ा हुआ था एकदम, बस खाली बिल्डिंग खड़ा था जी लेकिन कुछ काम नहीं हुआ था। तो इस बिल्डिंग को अभी और इस मॉडल स्कूल को फिर से शुरू करवाएं। और हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज खोलने का काम किए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का काम खोलने का भी काम किए, फिर जितने भी बंद स्कूल था वो सब भी खुलना शुरू हो ही गया था। जी और सबसे बड़ी बात है कि उनका क्षेत्र भाषा से बहुत लगाव था। यही सोच के एक जनजातीय विश्वविद्यालय जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पे खोला जाने का था, अब खुल ही गया है उसका जनजातीय विश्वविद्यालय। केवल वहाँ वीसी की नियुक्ति बाकी। बीसी की नियुक्ति बाकी है, अभी उनको भी लमसम हो ही गया है। मे भी उसका सेशन ये 25-26 के में शायद हो सकता है, अच्छा जो सुनने में आ रहा है। जी उनका प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुका है। और जब सिद्धगुड़ा में जो एक मेंस कॉलेज का नाम है जो खुलने वाला था, जी वो बिल्डिंग को भी शायद हायर कर लिया गया है। वहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का जनजातीय विश्वविद्यालय, वहाँ पढ़ाई यहाँ शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है वहाँ पे। इसी तरह और उनका और एक था मेडिकल, जो मेडिकल अभी शायद में भी हॉस्पिटल वगैरह भी गालूडी में खुलने वाला है। और उनका मेडिकल कॉलेज भी शायद में भी कहीं लैंड वगैरह कुछ इशू था, इसीलिए उसको चले रहा था, बातचीत चले रहा था, कुछ लैंड कम हो रहा था, तो उसको शायद प्रक्रिया ख़त्म करने वाला थे कि अभी हमारे बीच जो बाबा भी नहीं रहे। फिर भी इनका जितना भी अधूरा काम साहब है, हम चाहते हैं कि अपना सहयोग करें। हमला वही जनता मेरा अगला सवाल भी था आपसे कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो जो रामदास सोरेन के अधूरे सपने रह गए हैं, इन सपनों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी अगर आपके कंधे पे आती है तो कितनी निष्ठा से आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपना जी जान लगाएं? जितना भी कार्य है, सारा कार्य मेरे कंधे में है, और इस कंधे में लेके उनको पूरा करना हम अपने घाटशिला विधानसभा के सभी जनता के साथ उनका आशीर्वाद और प्यार से हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग जल्द से जल्द उसका अधूरा काम को पूरा करें और उनका सपना को भी साथ साथ पूरा भी करें। एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि इस बार जब सोमेश सोरेन उपचुनाव में अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है और वो घाटशिला के जनता के बीच जाएंगे, तो सोमेश सोरेन के अपने मुद्दे क्या कुछ होंगे? किन मुद्दों को लेकर के वो घाटशिला की जो जनता है उसे उपचुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बोलेंगे? पहले तो जितना कार्य अधूरा है जी उसको पूरा करना, और ये घाटशिला विधानसभा को एक एजुकेशन हब बनाना। दूसरा कि हमारे घाटशिला के जनता कैसे खुश रहे और यहाँ के जनता को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। हम तो जानते ही हैं कि एक परिवार को और एक परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत है। यही बेसिक नीड अगर पूरा कर लेना तो सबका दिल में बसेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमसे हो सके उनका ज़रूरत है और पूरा करें। और बस हमारे क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं उनको रोज़गार, बिल्कुल। इस बार युवाओं की संख्या जो है, जो 18 से 19 वर्ष के जो वोटर होंगे, 16,000 के करीब है। युवाओं की जो संख्या है वो बड़ी है। और हम चाहते हैं कि जितना भी बंद माइंड से हैं, खदान है, जी वो सब खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली रोज़गार मिलेगा। यहाँ के हमारे क्षेत्र के जनता को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं।
तो जितने भी धीरे धीरे माइंड सब है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुले और इसको रोजगार मिले, ताकि अपना परिवार हंसी खुशी बना सके और गुजारा जा सके। सुमेश, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर आप उम्मीदवार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जो विपक्ष की पार्टी है, उस पार्टी से कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, ये वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर अगर आप उम्मीदवार होते हैं तो बाबूलाल सोरेन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? चुनौती, चुनाव होता है, जी। तो अपना पार्टी कार्यकर्ता के साथ अपना चुनाव लड़े। हम लोग भी अपना पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी आलाकमान के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें जनता तय करेगी किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। ये जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और जनता जिसके साथ है विजय उसी की होगी। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि इस बार घाटशिला विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, यहाँ पर सहानुभूति लहर काम नहीं करेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से वादा खिलाफी की राजनीति कर रही है, ऐसे में भाजपा वहां से जो है इस चुनाव को जीतेगा। इस पर क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे अपने विपक्ष को अगर आप उम्मीदवार होते हैं? देखिए, घाटशिला विधानसभा में बाबा का, हमारे विधानसभा के जनता का लगाव बहुत ही अनमोल था और बहुत ही प्यारा था, जिनसे वो कभी ये सोचते नहीं थे कि ये हमारे पार्टी का है या दूसरे पार्टी का है, ये या दूसरे धर्म का है या दूसरे जात का है। जात पात पार्टी धर्म बाबा ये कभी नहीं देखे थे और हमेशा जनता को अपना परिवार का एक हिस्सा मानते थे और यही उनका प्यार और उनका आदर्श ये हमारे क्षेत्र के हमारे घाटशिला विधानसभा की जनता को बहुत भाती है और मानते भी है कि बाबा का क्या नेचर था और क्या स्वभाव था। यही स्वभाव और नेचर से हमारे विधानसभा घाटशिला विधानसभा की जनता को यही उनका प्यार और आशीर्वाद जो कि आज हमको या हमारा पार्टी को वोट से अपना मतदान देके विजय बनाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक परिपाटी रही है कि जब भी उनके किसी साथी मंत्री या विधायक के साथ इस दुख की घड़ी उनके परिवार पर आती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो है पूरी तरह से उस परिवार के साथ रहती है और इस दौरान भी पार्टी जो है परिवार के साथ है। लेकिन अगर पूर्व में हुए उपचुनाव की हम बात करें तो पूर्व में जब मधुपुर में उपचुनाव हुआ या डुमरी में उपचुनाव हुआ, दोनों ही जगह पर देखा गया कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को उपचुनाव से पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। वहीं डुमरी में उपचुनाव से पहले जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, इनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। ये कहा जा रहा था कि आप भी ये आस में लगाए हुए थे कि आपको भी मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी और जिसके बाद जो है प्रत्याशी के तौर पर आप घाटशिला के उपचुनाव में उतरेंगे। लेकिन इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, यानी कि अब जो है मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जा सकती है। इससे कितनी मायूसी है आपके अंदर? इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। ये पार्टी हमारा आलाकमान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता है कब क्या और कैसे काम को किया जाता है और कैसे किया जाए। इसमें बोलने की बात नहीं है। और आलाकमान जो निर्देश जो भी जिम्मेवारी देखे उसे बखूबी निभाएंगे। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि सोमेश सोरेन उम्मीद लगाए बैठे थे मंत्री बनने की, लेकिन पार्टी ने जो है उन्हें मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। ऐसे में वो मायूस हो गए। हालांकि इस पर जो पार्टी के सुप्रियो भट्टाचार्य है, इनका कहना है कि
सोमेश अपने नाम की तरह काफी सौम्य स्वभाव का अच्छा लड़का है और ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। आप कैसे देखते हैं? इसमें इसमें कोई बात नहीं है। और ये सुप्रीमो और आला कमान का डिसीजन है। कुछ भी डिसीजन लिए होंगे तो बेहतर ही लिए होंगे, इसमें कोई बोलने की बात है नहीं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि 15 अक्टूबर को रांची के हरमू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि इसमें उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। टिकट तो रामदास सोरेन के परिवार में ही जाना है, लेकिन आप इस चीज को लेकर के कितना स्पष्ट है कि 15 तारीख को जो नाम की घोषणा होगी उसमें सोमेश सोरेन का ही नाम होगा? आप देख ही रहे होंगे कि फील्ड में अभी है तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जी। और बताया भी जा रहा है कि हमारे विधानसभा के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने तो घोषित कर ही दिया है कि हम अगर चाहते हैं तो टिकट क्या, उम्मीदवार तो लोग पहले ही बना ही दिए हैं। देखते हैं आला कमान जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपना सही निर्णय और जो है यानी कि सोमेश सोरेन ये मान रहे हैं कि पार्टी के आला कमान के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है, केवल नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। हमारे क्षेत्र से तो सब कर दिए हैं, लेकिन देखते हैं सुप्रीमा और हमारे पार्टी आला कमान क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे सराहनीय है। एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि पार्टी के अंदर खाने चर्चा ये भी है कि पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में चुनौती के तौर पर और कड़ी टक्कर देते हुए देखेगा तो ऐसा हो सकता है कि जो रामदास सोरेन की पत्नी है यानी कि आपकी माँ सूरजमणि सोरेन, इन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और चूंकि पार्टी का ये मानना है कि अगर सूरजमणि सोरेन चुनावी मैदान में होंगी तो उन्हें टक्कर देने वाला कोई भी सामने नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको आप कैसे देखेंगे? आपका क्या टेक होगा? ये तो बढ़िया है। पार्टी इलेक्शन कोई भी लड़े, मम्मी लड़े या हम लड़े, बात बराबर है। वो सिचुएशन को देख के किया जा सकता है। जी। सिचुएशन आए तो मदर को भी दिया जा सकता है और सिचुएशन आए तो मम्मी को भी दिया जा सकता है और ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि मुझे भी लड़ना सकता है। वो सिचुएशन को देख के, हाव भाव और माहौल को देख के वो किया जा सकता है। यानी कि ऐसे में एक आखिरी सवाल कि जो उपचुनाव होना है और इसको लेकर के अब डेट नोटिफाई हो गया है, ऐसे में पार्टी को और जो घाटशिला की जनता है इसको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से और पार्टी से यही कहना चाहेंगे, जिस तरह बाबा ने ये पूरा जिला अध्यक्ष होके पूरा जिला को इकट्ठा करके एकजुट करके बना के रखे थे और उसी तरह अपने क्षेत्र में भी जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सबको एकत्रित बना के रखे थे और कभी भी बिखरने नहीं दिए। और उनको पता था कि एकता में ही सफलता और पावर है। इसी को लेके सबको एकत्र करके रखे हैं और हम भी वही चाहेंगे कि हमारे जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, सब एक साथ रहें, ठीक रहें और खुशी रहें। एक आखिरी सवाल सोमेश दा कि शहर में ऐसी भी चर्चाएं थी कि जो सोमेश सोरेन है ये अपने पिता के निधन के बाद जो रामदास सोरेन के जो साथ के लोग थे उन्हें छोड़ करके अपना अलग खेमा लेकर के चल रहे थे। साथ ही जो है जो एक मंत्री का शेड्यूल होता है, जो एक रूटीन होता है, एक दिनचर्या का एक जो कार्यक्रम की सारणी जो तय होती है उस तरह से रूटीन फॉलो कर रहे थे। इसकी जब सूचना ऊपर तक गई तो सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई
हालांकि पूरी तैयारी थी, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? आपका क्या जवाब रहेगा अपने विरोधियों को? ऐसे कोई बात नहीं, हम तो वही किए जो बाबा करते थे, बस हम खाली उसका रूटीन को फॉलो किए और जनता के बीच गए। और जनता के बीच गए जब गए तो उनका आशीर्वाद प्यार मिला और हम लोग आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़े तो बहुत सी चीज़ ऐसी आई जो मुझे पता भी नहीं था, और उसको सामना करते करते हम लोग और आगे बढ़े और आज हम सब जनता के बीच में हैं और उसका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, ये स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन थे, जिससे अभी हमने बातचीत की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से घाटशिला में होने वाले उपचुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। और जो भी सवाल थे उस पर हमने जब सोमेश सोरेन से सवाल किया तो उन्होंने काफ़ी स्पष्ट और सरलता से जवाब दिया कि मैं अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए घाटशिला के जनता के बीच जा रहा हूं और जनता का आशीर्वाद और प्यार जो है वो मुझे भरपूर मिल रहा है। और जहां तक टिकट देने और शपथ दिलाने या नहीं दिलाने की बात है, इस पर पार्टी और आला कमान का जो निर्णय है उसके हम साथ हैं। अगर परिस्थिति को देखते हुए पार्टी मेरी माँ को भी टिकट देती है तो इसमें भी जो है सोमेश सोरेन अपने पार्टी के साथ हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in